नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी के स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। हर एक इंसान के अपने जीवन में कुछ बुनियादी चीजें मसलन भोजन, कपड़ा और घर के साथ साथ बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अपने अधिकारों के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने की चाह होती है। अगर कोई सरकार अपने लोगों की इन बुनियादी चीजों को पूरा न कर पाए तो लोग अपने ही सरकार के विरोध में हो जाते हैं। यही से इन विद्रोही लोगों के मन में अलगाव की भावना पैदा होती है। अक्सर ये भावना देश में अलगाववाद और उग्रवाद को जन्म भी देती है। नक्सली कहिए, नक्सलवादी कहिए या फिर नक्सलवाद, और हाँ, अंग्रेजी का नक्सलिज्म। ये सारे शब्द सुनकर आपके जहन में क्या आता है? गोला बारूद से थरथराते जंगल, हथियार लिए कुछ लोग, बारूदी सुरंग या फिर खून से सने जवान। आप सब ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा और अपने बड़े बुजुर्गों से भी खूब सुना होगा। वर्ष 1962 में चीन ने हमारे देश पर हमला किया और फिर युद्ध में भारत को हरा भी दिया। आप सबको ये तो पता होगा कि युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान हमारे ही कुछ देश के कुछ लोग वामपंथी विचारधारा के नाम पर चीन का समर्थन कर रहे थे और भारत का विरोध। उनकी अंदर की इच्छा यह थी कि चीन भारत पर कब्जा कर ले, पर जब यह नहीं हुआ तो उन्होंने निराश होकर युद्ध के 5 साल बाद 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसके पीछे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से तुंग का विचार था। माओ त्से तुंग का मानना था कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। वो कहते थे कि राजनीतिक रक्तपात रहित युद्ध है और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति। भारत में माओ के विचारों को चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने आगे बढ़ाया, जो ये मानते थे कि गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए सरकार का बंदूक और बारूद के सहारे विरोध करना चाहिए और सरकार को बदल देना चाहिए। नक्सलवाद, माओवाद, अर्बन नक्सल, ये सब आज भी बंदूक और बारूद वाले विचारों से भरे हुए हैं। नक्सलवाद की पूरी कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं उस गांव से जहां इन सब की बुनियाद पड़ी। पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी। 25 मई साल 1967 में बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का राज था। किसान आंदोलन अपने चरम पर था। जमींदारों के खिलाफ किसानों में जबरदस्त नाराजगी थी। ऐसे में अपने जमीन के हक में और जमींदारों के शोषण के खिलाफ किसानों ने विद्रोह शुरू किया। लेकिन ये कोई खाली हाथ उठाकर नारे लगाने वाला विद्रोह नहीं था। ये मुट्ठियां भींचकर हथियार उठाए बगावत थी। इस हथियारबंद आंदोलन की कमान चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल के हाथों में थी। नक्सलबाड़ी आंदोलन की हवा खेतों, जंगलों और जमीन से होती हुई देश के कई हिस्सों में फैल गई। निशानों पर जमींदार और किसानों की प्रताड़ित करने वाले बड़े लोग थे। कम्युनिस्टों के अलग अलग संगठन बनने लगे। शुरुआत में इसके नियम और कानून लिखने की जिम्मेदारी चारू मजुमदार पर थी। साल 1969 में CPIML का गठन हुआ और 70 के दशक में यह विद्रोह काफी लोकप्रिय हुआ। हक के नाम पर शुरू किया गया आंदोलन हथियार उठाने की बात करता था। साल 1972 में चारू मजुमदार की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। 2026 नक्सलवाद के खात्मे का दावा। केंद्र और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ और देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का दावा है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश में नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा हो जाएगा। जब छत्तीसगढ़ नक्सल से मुक्त हो जाएगा तो पूरा देश इस समस्या से निजात पालेगा। पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राज्य में पिछले 1 साल में 287 नक्सलियों को ढेर किया गया है, 1000 को गिरफ्तार किया गया और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के 15,000 घरों की मंजूरी। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए 15,000 घरों को मंजूरी दी, जबकि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ऐसे परिवारों के लिए कम से कम एक गाय या भैंस उपलब्ध कराएगा ताकि वे हर महीने 15,000 से 20,000 रुपए कमा सके। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार 2036 में अहमदाबाद में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है और 2025 की शुरुआत में लगभग 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि भारत अधिक से अधिक पदक जीत सके। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि 2036 के ओलंपिक में बस्तर से कोई कम से कम एक पदक जीते। शाह के साथ बातचीत में पूर्व नक्सली ने बताया कि वो पुलिस और निजी क्षेत्रों में नौकरियों तथा अपने उद्यम शुरू करने के लिए बैंक ऋण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के किस तरह लाभान्वित हो रहे हैं। शादी से पहले नक्सलियों की क्यों करा दी जाती है नसबंदी? माओवादी की शब्दावली में नसबंदी एक बहुत ही आम शब्द है। काडर के जो सदस्य शादी करना चाहते हैं वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या माओवादी के वरिष्ठ आकाओं के निर्देश पर इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है। तेलंगाना के एक पूर्व माओवादी को शादी से पहले इस प्रक्रिया से गुजरने का निर्देश दिया गया था। सालों बाद जब उसने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया तो उसने इस प्रक्रिया को लौटने के लिए दूसरी सर्जरी करवाई और अंततः एक लड़के का पिता भी बना। वो अकेला नहीं था। बहुत से लोग जो हथियार डालकर मुख्यधारा में आ जाते हैं वे भी इसी तरह परिवार शुरू करने के लिए प्रक्रिया को उलटने का विकल्प चुनते हैं। पूर्व में जब भाकपा माओवादी का सदस्य उसने बताया कि उससे भी नसबंदी करानी पड़ी, लेकिन जब उसने हथियार छोड़ दिया और मुख्यधारा में शामिल हो गया तो उसने एक ऑपरेशन करवाया और पिता बन सके।
दूसरे ऑपरेशन के बाद एक बच्चे का पिता भी बना। उसने बताया कि प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों के बीच यह धारणा है कि बच्चों की देखभाल से उनका ध्यान भटकेगा और इससे उनके आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा। यह भी आशंका है कि शादी करने वाले कार्यकर्ता आंदोलन से मुंह मोड़ सकता है। इसकी वजह से विवाह करने वाली किसी भी कैडर के लिए नसबंदी अनिवार्य है। तो आज हमने आपको नक्सलवाद की कहानी के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।